There has been massive international engagement that has put India back on the world stage, including Indian business and India's investment attractiveness. मोदी सरकार के एक साल के कामकाज को ज्यादातर बिजनेस लीडर्स का थम्स अप, लेकिन टैक्स के मामले पर बिजनेस लीडर्स दिखे मायूस। बिजली मंत्री पीयूष गोयल साबित हुए सबसे बेहतरीन मंत्री। सरकार के एक साल के कामकाज पर प्रधानमंत्री को मिला आरबीआई गवर्नर का सपोर्ट। राजन ने कहा लोगों ने लगा रखी थी ज्यादा उम्मीदें। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा सबको देना चाहिए मोदी का साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, एफडीआई नीति पर रिटेल कंपनियों की दलीलें सुने सरकार, लेकिन आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, रिटेलर्स के दबाव के आगे नीतियों में फेरबदल की संभावना कम। एफआईआईस के मैट मामले की समीक्षा पर बनी एपी शाह कमेटी के सदस्य तय। 1 अप्रैल 2015 से पहले के मामलों की समीक्षा करेगी कमेटी। बाजार में बुल ने फिर दिखाया जोर, सेंसेक्स 200 पॉइंट तक चढ़ा, निफ्टी 8,400 के पार। बैंक निफ्टी भी 1% ऊपर। आईटी शेयरों ने भरा दम, लेकिन मिड कैप्स में कमजोरी। चौथी तिमाही में टाटा स्टील को 5,674 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा घाटा। भारत और साउथ ईस्ट एशियन कारोबार ने किया निराश। मार्जिन में 7.25% की गिरावट। मैनेजमेंट ने कहा आने वाले क्वार्टर्स में भी मार्जिन पर रहेगा दबाव। Our expectation will be that the margins will continue to expand, albeit slowly, over the next few quarters, but it will be range bound. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ वाले सेक्टर्स में किया 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। कंपनी की अपने सभी पेट्रोल पंप खोलने की योजना। 4G सर्विसेज की टेस्टिंग शुरू। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। सरकार के एक साल के मौके पर सरकार और कांग्रेस में छिड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस युद्ध। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ की बैठक, तो कांग्रेस की 200 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की तैयारी। बुलेटिन में इस मुद्दे पर देखिए बड़ी बहस आगे। एंट्री लेवल कार सेगमेंट में रेनो ने क्वीज से उठाया पर्दा। 3 से 4 लाख रुपए के बीच मिलने वाली ये कार मारुति ऑल्टो 800, हुंडई इओन और टाटा नैनो से करेगी मुकाबला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग हुई तेज। एलजी ने पिछले 4 दिनों के सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की रद्द, तो केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। और बांग्लादेश दौरे के लिए 2 साल बाद भज्जी की टेस्ट टीम में वापसी, लेकिन जडेजा का पत्ता साफ। टेस्ट के नए चेहरे कर्ण शर्मा को फिर मिला मौका। नरेंद्र मोदी अब पहले वो नेता बने जिन्होंने 30 साल में पहली बार पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया। आसमान को छूती उम्मीदों पर सवार मोदी ने देश से अच्छे दिनों का वादा किया। इस वादे पर आई मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने को है। क्या सही मायने में अच्छे दिन आ गए हैं? क्या बदलाव जमीन पर दिखने लगी है? सरकार तो इन सवालों पर हामी भर रही है। यहां तक वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि पिछला 1 साल सुधारों का साल रहा। घोटालों और भ्रष्टाचार राज खत्म हो गया। क्या कॉर्पोरेट दिग्गज भी ऐसा ही सोचते हैं? सीएनबीसी आवाज और फोर्ब्स ने इसी को लेकर सीईओज के बीच पोल किया। इस पोल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कविता थपलियाल के पास। कविता, किस तरह की रेटिंग सीईओज ने दी है मोदी सरकार को 1 साल के बाद? बिल्कुल तमन्ना, यहाँ पे जितनी अच्छे दिनों की उम्मीदें आम जनता को है उतनी ही उम्मीदें कॉर्पोरेट्स को भी है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल में मोदी सरकार के कामकाज को देखें तो कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पे थम्स अप दिया है, क्योंकि हमारे पोल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा लगभग 87% कॉर्पोरेट्स का ये मानना है कि जो बिजनेस सेंटिमेंट है और विकास को लेकर जो कदम यहाँ पे सरकार ने उठाए हैं वो काफी अच्छे हैं और उनका इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 87% सीईओज ने यहाँ पर इस बात पर हामी भरी है। लेकिन अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो यहां पर लगता है सरकार की थोड़ी सी कोशिशें कम पड़ गई, क्योंकि आधे % से कुछ ज्यादा यानी 55% कॉर्पोरेट्स या सीईओ को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए। लेकिन 29% का मानना है कि सरकार को अभी भी कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए और जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सरकार ने भी कहा है कि उनके अगले साल में इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स की बात करें, माहौल की बात करें, तो यहाँ पर
78% सीईओज का मानना है कि उसे बेहतर करने की कोशिश की गई है और इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर काफी ज्यादा सुधार मोदी सरकार ने किए हैं। लेकिन टैक्स सिस्टम जहां पर कहा गया था मोदी सरकार की तरफ से कि इसको और सिंपल करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि बहुत इलैबोरेट टैक्स सिस्टम है और पहले बजट तक उन्होंने कहा था कि ये काम कर दिया जाएगा, तो लगभग 60% कॉर्पोरेट्स का मानना है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है, ये वादा पूरा नहीं हुआ है और इस पर जो है मोदी सरकार को काम करने की जरूरत है। वो फिलहाल इस बात से थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेक इन इंडिया अभियान की जहां तक बात करें, उसको लेकर जितने भी कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, 55% कॉर्पोरेट्स का मानना है कि वो थोड़े से कम पड़ गए हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन ब्लैक मनी वापस लाने पर भी यहां पर केवल 24% कॉर्पोरेट्स ही हैं जो मानते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पूरे हैं और यहां पर 47% को लगता है कि इसमें भी कमी दिखाई दे रही है। सरकार अगर इसमें थोड़ा सा और जल्दी लाए, तेजी लाए तो हमें असर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर विवादों से बचने के लिए सरकार ने नेचुरल रिसोर्सेज का ई ऑक्शन किया है, जब ये सवाल हमने पूछा तो लगभग 85% ने इस बारे में हमें हामी भरी है। लेकिन अगर छोटी कैबिनेट का जो असर है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में पड़ता हुआ दिखाई दिया है, इस बात पर पॉजिटिव असर पड़ा है छोटी कैबिनेट का, ये मानना है कॉर्पोरेट्स का, सीईओज का। लेकिन अगर हम इकोनॉमी को रिवाइव करने में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जहां पर जीएसटी बिल अगर पास हो जाए तो हमें अच्छा खासा रिवाइवल दिखाई देगा इकोनॉमी में, ऐसा 65% कॉर्पोरेट्स का मानना है। लेकिन मेक इन इंडिया अभियान को कामयाब बनाने के लिए किन किन सेक्टर्स का योगदान जरूरी है, तो यहां पर सबसे पहले बात आती है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की। सीईओज का मानना है कि यहां पर काम होना चाहिए। लेकिन 29% कहते हैं कि लेबर रिफॉर्म लाने जरूरी है, जो कि मोदी सरकार का एक कंसर्न भी रहा है। आखिर में किस मंत्रालय ने यहाँ पे सबसे बेहतर कामकाज किया है, तो सीईओज ने यहाँ पे इसको इस तरह से रेट किया है। सबसे पहले पावर और कोयला, उसके बाद आता है वित्त मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय और आखिर में आता है रेलवे मंत्रालय। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं जताई है अगर हम कुछ मामलों को छोड़ दें तो, लेकिन ओवरऑल अच्छे कामकाज को ही बताया मोदी सरकार ने किया है। राइट, तो शुक्रिया कविता। लेकिन तमन्ना आगे बढ़े उससे पहले कि वित्त मंत्रालय से ऊपर कोयला और ऊर्जा मंत्रालय को रेटिंग मिल रही है सीईओज की तरफ से, और उसका सबसे बड़ा कारण है कोल ऑक्शन। वो एक बड़ा धब्बा था पिछले सरकार के लिए और उस मेस से निकलना एक बड़ा चैलेंज था। वो निकल पाई है सरकार और पीयूष गोयल को उसका क्रेडिट मिला है फोर्ब्स सीईओ पोल। इस पर और डिटेल भी हम बताएंगे आगे। लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट दिग्गजों का मानना है कि सरकार ने पिछले 1 साल में कारोबारी माहौल सुधारने को लेकर काफी काम किया है। यही नहीं, राज्यों ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाए हैं। The government is serious to sort out the complexities of starting a business, of running a business, of getting clearances down the course of continuing a business. They've actually brought modification. States have actually reduced the number of clearances required by almost 50%. And there are so many fronts where the government is actually working to ease the laws, simplify the laws, and bring in more transparency. There has been massive international engagement that has put India back on the world stage, including Indian business and India's investment attractiveness, and including the flow of funds, both short, medium and long term from abroad. And finally, has the government moved on its strategic intent of massive public expenditure on utilities and infrastructure? The answer is yes. From the union budget as well as from off-budget vehicles, a slew of projects are currently in the stages where they are being cooked for implementation in the months to come. हालांकि कुछ कॉर्पोरेट दिग्गज ये भी मानते हैं कि टैक्स को लेकर छाई अनिश्चितता ने निवेशकों को परेशान किया है। इस मोर्चे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। Overall, the 1 year has been a good year because the whole system has been declogged, many issues taken. But I think they have not been able to restore the confidence of Indian investors and overseas investors in the Indian economy, and primarily because of tax. If you look at the annual report of the Finance Department, which I read, you see that 75,000 crores of tax demands have been made because of transfer pricing. The number of cases before the commissioners has gone up. 6,50,000 crores of tax demands, and the claims are there against industry, and this is just not helping. And the MAT was an absolute disaster.
तो हमने कॉर्पोरेट दिग्गजों के चश्मे से देखा कि कैसा रहा मोदी सरकार का एक साल, और हमने आपको ये भी बताया कि मोदी सरकार के मंत्रालयों को कैसे रेट किया है इस फोर्ब्स पोल में। सीएनबीसी आवाज और फोर्ब्स के सीईओ पोल के मुताबिक पीयूष गोयल का बिजली, कोयला और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय परफॉर्मेंस के लिहाज से पहले पायदान पर रहा। इस मोर्चे पर वित्त मंत्रालय दूसरे नंबर पर है, रक्षा मंत्रालय तीसरे और रेल मंत्रालय चौथे स्थान पर रहा है। और जैसे हमने बात की कि पीयूष गोयल को अव्वल दर्जा इसलिए भी मिला है क्योंकि कोयला ऑक्शन का जो एक पेचीदा मामला था वो सही से सुलझ गया, ट्रांसपेरेंटली हो गया है, और जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा ये ऑक्शन करना, वो भी आसानी से, रिलेटिवली आसानी से काम हो गया। तो यहाँ पर पीयूष गोयल कंपटीशन देंगे वित्त मंत्री को, रेल मंत्री भी कोशिश करेंगे कि उनसे ऊपर निकले, इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस के चीफ मेंटर पूर्व चेयरमैन एन नारायण मूर्ति ने नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल के कामकाज की तारीफ की है। सीसीआई के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नारायण मूर्ति ने इंडस्ट्री से कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ दें। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मेहनती और जोश से भरा हुआ प्रधानमंत्री बताया। नारायण मूर्ति ने कहा कि अब तक सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। I think there are a lot of good things that are happening. It's still too early to say. Therefore, we must all be with the Prime Minister and support him. And if we continue doing things with a sense of alacrity, with a sense of efficiency, and I'm sure that we will make tremendous progress. और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि लोगों ने मोदी सरकार से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। राजन के मुताबिक ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को रोनाल्ड रेगन समझ रहे हैं जो अव्यावहारिक है। राजन के मुताबिक सरकार निवेश का माहौल तैयार कर रही है और निवेशकों के प्रति संवेदनशील है। राजन ने ये बातें न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में अपने संबोधन के बाद कही। इस मामले पर और बातचीत के लिए चलते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, आरबीआई गवर्नर का इस तरह से बेबाक राय रखना सरकार पर, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रघुराम राजन तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ उसके तकरीबन 2 साल पहले जब वो आईएमएफ में ही थे, उन्होंने एलन ग्रीनस्पैन के सामने ही कह दिया था कि आप एक क्राइसिस को दावत दे रहे हैं और आपकी पॉलिसीज से आगे जाकर के बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। उस समय किसी को भले ही समझ में ना आया हो, लेकिन बाद में वो सही साबित हुआ। तो इसलिए अमेरिका में जहां वो बोल रहे थे रघुराम राजन, वहां उनकी अपनी इज्जत है, उनकी अपनी एक इमेज है, उनकी अपनी एक ब्रांडिंग है, और उसी बात को इन्होंने जिस तरीके से यहां पर समझाया और उस पूरे ऑडियंस का भरोसा जरूर उन्होंने जीता होगा। क्योंकि हम यहां पर बात करते रहते हैं कि वित्त मंत्रालय या सरकार के साथ आरबीआई की तनातनी चल रही है, लेकिन रघुराम राजन ने आगे तमाम सवालों के जवाब में जिस तरह से कहा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मुद्दे पे उन्होंने सरकार की लाइन का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आगे से कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पहले वाले मामले अदालत में हैं तो उनको उस प्रोसेस के तहत ही पूरा करना होगा और उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो आपको भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बोले, और ये जो उन्होंने बेबाकी दिखाई, इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी किस तरह की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। और अगर अमेरिका में उस ऑडियंस में बैठा हुआ कोई निवेशक, कोई कारोबारी जिसको भारत आने में रुचि है, उसको देख रहा होगा, तो जरूर ब्रांड इंडिया की छवि उनके लिए और ज्यादा मजबूत हुई होगी, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ही खुलकर बात करने वाले लोगों का, बेबाक लोगों का एक देश है, एक समाज है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे रिटेल वर्सेस ई-टेल का विवाद फिर पहुंचा सरकार के पास। और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कुमार राजगोपालन से बात होगी इस ब्रेक के बाद। जानेंगे कि सरकार से उनकी क्या है उम्मीद। और अब बात करेंगे एफडीआई के मसले
पर जहां ई-टेलर्स और रिटेलर्स के बीच झगड़ा छिड़ गया है। ई-टेलर्स और रिटेल कंपनियों के बीच एफडीआई का विवाद कोर्ट के जरिए एक बार फिर सरकार के पास पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 4 महीने के अंदर इस विवाद को सुलझाएं। हालांकि सूत्रों से खबर मिली है कि सरकार रिटेलर्स के दबाव में नहीं आएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। साथ में हम बात करेंगे रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुमार राजगोपालन से और स्नैपडील के वाइस प्रेसिडेंट विशाल चड्ढा से भी इसी बारे में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रोहन के पास। रोहन, समझाइए कि आज सुबह कोर्ट में क्या हुआ? जी बिल्कुल, कोर्ट ने इस पूरे मामले में गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। केंद्र सरकार को रिटेलर्स की मांग पर 4 महीने का समय दिया है किसी न किसी फैसले पर पहुंचने को लेकर। रिटेलर्स की जो मुख्य मांग थी वो ये है कि उन्हें ई-टेलर्स के साथ पैरिटी का मौका दिया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। उनका ये आरोप था कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो हालांकि एफडीआई ई कॉमर्स में नहीं है, लेकिन जो मार्केट प्लेस मैकेनिज्म मॉडल अपनाया जा रहा है उसकी वजह से उन्हें फायदा मिल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि अमेजॉन या ईबे, वो अपने साइट्स का इस्तेमाल एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाने में करती है, जिसके आधार पर कई सारे जो कंपनियां जो माल है वो काफी सस्ते में वो बेच सकते हैं और इससे नुकसान जो है वो रिटेलर्स को हो रहा है। इस मामले को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स और फाइनेंस तीनों को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि 4 महीने के अंदर इस मामले में अपनी पॉलिसी क्लियर करें कि आखिर सरकार के इस बारे में राय क्या है और इस रिट पिटीशन को वो एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में स्वीकार करें। और अगर 4 महीने के बाद सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाती है या रिटेलर्स इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखते हैं तो वो दोबारा से हाईकोर्ट में आ सकते हैं। बात करेंगे लक्ष्मण से। लक्ष्मण, इस मामले पर सरकार का क्या रुख है? क्या वो किसी एक पक्ष को तरजीह दे रही है या न्यूट्रल बनी हुई है? देखिए, चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो सरकार खुल करके औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हमने तमाम मंत्रालयों के कुछ लोगों से बात की, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार रिटेलर्स के इस दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो आरोप कोर्ट में लगाया गया है रिटेलर्स की ओर से वो बेबुनियाद है, वो निराधार है। दुनिया में उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ई कॉमर्स और रिटेलर्स के लिए एक ही एफडीआई की पॉलिसी हो। एफडीआई की पॉलिसी ई कॉमर्स की अलग होती है, रिटेलर्स की अलग होती है। किस सेक्टर को कितना फायदा होगा वो बाजार तय करता है, ना कि सरकार उसमें तय करती है। किसी सेक्टर को नुकसान हो तो सरकार को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है और हमारी पॉलिसी ठीक है, इसमें किसी भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और यही जवाब कमोबेश सरकार हाईकोर्ट को देने वाली है। हालांकि चूंकि 4 महीने का वक्त है तो उनकी दलीलें सुनी जाएंगी। माना यह जा रहा था कि इसके पीछे एक दबाव है सरकार के ऊपर बनाने का कि रिटेल में 51% एफडीआई के मोर्चे पर सरकार अपनी स्थिति साफ करे, लेकिन सरकार इस याचिका के देखते हुए अपनी स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव खबर लक्ष्मण दे रहे हैं और ये काफी इम्पैक्ट करेगा इस पूरे मामले पर। लेकिन फिलहाल रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन हमारे साथ हैं। राजगोपालन साहब, कोर्ट में जाने से पहले आपकी सरकार के साथ क्या चर्चा हुई थी? सरकार का पक्ष तब क्या था? क्योंकि जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक सरकार आपकी बातों को सुनने के मूड में नहीं है। नहीं, हमारा बातचीत तो जरूर हुआ है और लेकिन इसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा था और इसीलिए हम ये चाहते थे कि कोई डिसीजन आ जाए इसकी, और इसी वजह से हम कोर्ट पे गए हुए थे। आज भी यही कहा गया है कोर्ट में कि हम सरकार के पास ये पेशगी लेकर के जाएं और फिर सरकार हमारे साथ बैठ करके कुछ डिसीजन दे देगी। हमें तो चाहिए एक डिसीजन और एक लेवल प्लेइंग फील्ड। इसी एक उद्देश्य से हम गए थे और हमें जो चाहिए था सरकार की ओर से मिले तो वही अच्छा है। पर जैसा गोपालन साहब की फिलहाल तो ये मामला कोर्ट में है और लक्ष्मण भी बात कर रहे थे कि अभी सरकार इस पर कुछ साफ साफ नहीं बोलेगी, लेकिन आपको लगता है कि कोर्ट का निर्देश आ जाता है, फैसला आ जाता है, उसके बाद सरकार किसी तरह का कोई सोच में उसकी बदलाव आते हुए दिखाई देगा? नहीं, हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो यही चाहिए कि सरकार हमारे साथ में बैठे। हम जितना हेल्प करना चाहेंगे, जितना हेल्प चाहिए उतना तो हेल्प करेंगे ताकि सरकार हमारे साथ बैठे और एक सही पॉलिसी निकाले। ये तो सभी को पता है कि एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही है और रिटेलर्स को वही एफडीआई अलाउड नहीं एफडीआई का रकम नहीं मिल रहा है। तो इसी हिसाब से जो है एक
लेवल प्लेइंग फील्ड के उद्देश्य से हम गए हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार के साथ हम बैठ पाएंगे अभी और कुछ सही योजना मिले सरकार की ओर से। जी हाँ, साथ स्नैपडील की विशाल चड्ढा भी है। विशाल, देश के सभी रिटेलर्स को बराबरी का मौका देने की बात हो रही है, विशेषकर एफडीआई को लेकर, ई कॉमर्स में एफडीआई को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, स्नैपडील का जहां तक सवाल है, हम लोग कमिटेड हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है बढ़ावा देने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पूरे भारतवर्ष में पहुंचा सकें। और जहां तक एफडीआई का सवाल है, यहां पर सरकार को थोड़ा सोच समझ के, कॉशन के साथ ये समझना पड़ेगा कि इसका कोई लॉन्ग टर्म पे इन एमएसएमई सेक्टर्स के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना आए, कुछ उन पे नुकसान ना हो उनका, और उस हिसाब से सोच समझ के ही सरकार को अपना कोई निर्णय लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए हमारे साथ। राजगोपालन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ रुख करेंगे। लक्ष्मण हमारे साथ हैं। एफआईआई पर लगने वाले मैट यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के मामले में समीक्षा करने के लिए बनाई गई एपी शाह कमेटी उन सभी मामलों की भी समीक्षा करेगी जिस पर कोर्ट ने अपने फैसले सुना दिए। 1 साल के बाद 1 साल के लिए बनाई गई इस कमेटी को और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जानने के लिए लक्ष्मण है हमारे साथ। तो लक्ष्मण, क्या डिटेल है आपके पास? कमेटी के कामकाज की शर्तें आज से सरकार ने जारी कर दी हैं, इनमें क्या खास बातें और किस तरीके से पूरा काम होगा? देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि एपी शाह कमेटी में 3 सदस्य होंगे। एक तो एपी शाह होंगे, दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आहूजा होंगे और तीसरे सदस्य जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अशोक लाहरी होंगे। हालांकि इस कमेटी की समय अवधि 1 साल की रखी गई है, लेकिन सरकार चाहे तो इसकी समय सीमा को बढ़ा सकती है। इसको जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, जो सबसे पहला काम होगा, वो ये होगा कि 1 अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई पर जो भी मैट के मामले हैं उनकी समीक्षा करें। समीक्षा करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखें। जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसकी समीक्षा करें, इस मामले से जुड़े हुए जो भी कोर्ट के फैसले आए हैं उनकी समीक्षा करें, ट्रिब्यूनल में अगर मामले चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई फैसला आए तो उनकी समीक्षा करें। और इसके अलावा सरकार चाहेगी तो समय समय पर डायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए दूसरे जो मामले, विवादास्पद मामले हो या फिर उलझे हुए मामले हो, वो एपी शाह कमेटी के पास भेज सकती है। अब यहाँ पे देखना हो तो वोडाफोन जैसे मामलों को एपी शाह अपने पास रखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन ये तय है कि निवेशकों के मन में चिंताएं थी कि आखिर एपी शाह कमेटी की सेवा की शर्तें क्या होंगी, ये सारा कुछ अब साफ होता हुआ दिख रहा है। और अब से लेकर के कुछ महीनों के भीतर हम देख सकते हैं कि एपी शाह कमेटी कम से कम एफआईआई पर लगने वाले मैट के मुद्दे पर कुछ सफाई देकर के आए और वहां पर आगे चलकर सरकार इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कुछ नरमी बरत सकती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात शेयर बाजार की, जो आज हुआ रिचार्ज। टाटा स्टील की चमक क्यों पड़ गई है फीकी, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज एक बार फिर रिचार्ज होता हुआ दिखाई दिया। कल की गिरावट के पीछे छोड़ते हुए सेंसेक्स निफ्टी आज जमकर भागे हैं। सेंसेक्स 192 पॉइंट चढ़ा है तो निफ्टी 8,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी ने आज बाजार की तेजी को लीड किया, जिसमें करीब 1% की तेजी देखने को मिली। आईटी शेयर्स में शानदार तेजी दिखी। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस जैसे काउंटर्स जोश में दिखाई दिए। बैंकिंग शोरूम में आज जमकर खरीदारी हुई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एसबीआई में आज तेजी थी। निफ्टी में चढ़ने वाली कंपनियों में पावर ग्रिड, एचयूएल, आरआईएल का भी नाम शामिल रहा। तो बाजार पर जानकारों की क्या राय है, कहां पैसे लगाने की सलाह मिल रही है, आइए आपको सुनाते हैं। कॉर्पोरेट नतीजों में अभी सुधार नहीं आया है, ग्रोथ अभी रिटर्न नहीं हुई है, तो सारा जो अभी तक हमारा दृष्टिकोण रहा है सिर्फ सरकार के ऊपर रहा है, सभी दृष्टि वहीं गाड़े हुए थे। और मुझे नहीं लगता सिर्फ होप और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मार्केट बहुत आगे चलेगी। इसी समय ये हुआ है कि चाइनीज मार्केट काफी चल गए हैं, तो जो एफआईआईज हैं उनमें एक अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। सभी चाइना अंडरवेट थे लार्जली और इंडिया फुल वेटेड थे, तो एक रीएलोकेशन उनकी नजर से बनता है, क्योंकि उनके इंडेक्स में चाइना भी होता है।
और टाटा स्टील ने चौथी तिमाही में बेहद कमजोर नतीजे पेश किए हैं। Q4 में कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा पोस्ट किया है। कंपनी को 1036 करोड़ रुपए के मुनाफे की जगह 5674 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। भारत और साउथ ईस्ट एशिया कारोबार ने काफी निराश किया है, जिसका असर नतीजों पर दिख रहा है। इसके अलावा इस तिमाही में कंपनी को 4811 करोड़ का अतिरिक्त घाटा भी हुआ है। मार्जिन के फ्रंट पर भी तगड़ी मार पड़ी है, जो करीब 7.25% घटकर महज 4.5% हो गई है। चौथी तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा घाटा झेलने वाली टाटा स्टील के लिए आगे की राह भी आसान नहीं दिख रही है। कंपनी के ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौशिक चटर्जी का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में भी कंपनी के मार्जिन्स पर भारी दबाव जारी रहेगा। You have a significant shrinkage in terms of realizations because of what's happening on imports coming into the country, etc. So you have to take it on balance, and while our expectation will be that the margins will continue to expand, albeit slowly, over the next few quarters, but it will be range bound effectively. और जेब पर सर्विस टैक्स के हमले के लिए रहिए तैयार। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे बिगड़ेगा आपका बजट और किन चीजों का आप रख सकते हैं ध्यान। और साथ ही आपको बताएंगे कि आपके घर में पड़े सोने से कैसे कर सकते हैं आप कमाई। बस छोटे से ब्रेक के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने वित्तीय वर्ष 2015 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। कंपनी का फोकस कहां रहा, ये जानते हैं अब हमारे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, क्या डिटेल्स है एनुअल प्लान की और क्या है RIL के आगे की योजनाएं? देखिए, इस एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि कितना निवेश कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में किया है। तो आपको बता दूं, $16 बिलियन का निवेश किया, 1 लाख करोड़ रुपए FY15 में ग्रोथ ड्राइवर्स में निवेश किए हैं। इस कंपनी ने, मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि दरअसल US शेल गैस का जो कारोबार है वो काफी अच्छा रहा है, वहां से काफी प्रोडक्शन बढ़ा है और अर्निंग्स को भी वहां से काफी बल मिला है। टेलीकॉम क्षेत्र की बात करते हैं, रिलायंस जियो की। उनका कहना है कि दरअसल टेस्टिंग एक्टिविटीज पे काम चल रहा है, काफी सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है। 4G पूरे देश भर में वो लॉन्च करने वाले हैं और इसके ऊपर काफी तेजी से काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। RIL ने FY15 में 7,052 करोड़ रुपया टेलीकॉम कारोबार पर जियो पर खर्च किया है। इसके अलावा फ्यूल आउटलेट्स के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। जिस तरह से हमने देखा है पेट्रोल और डीजल के को डीकंट्रोल किया गया है, उसके चलते अब मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि FY16 के अंत तक सारे के सारे पेट्रोल पंप्स, करीब 1400 आउटलेट्स वापस से वो शुरू करने वाले हैं। FY15 में 300 फ्यूल पंप्स काम करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा रिटेल क्षेत्र की बात करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन रिटेल के, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। जिस तरह से हमने देखा है ऑनलाइन एक्टिविटी रिटेल कारोबार में काफी तेजी से बढ़ रही है, तो यहां पर रिटेल क्षेत्र के लिए ये एक बात निकल कर आई है। पूरी की पूरी अगर आप देखें तो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 3,18,500 करोड़ रुपए के, यानी $51 बिलियन के फिक्स्ड एसेट्स हैं इस समय। तो ये मैसेज उन्होंने और ये बातें अहम है जो उन्होंने इस एनुअल रिपोर्ट में रिलीज करी हैं आज। जी हेमंत, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं CNBC आवाज और नेटवर्क 18, इसका भी जो मालिकाना हक है या होल्डिंग्स है नेटवर्क 18 और उसका जो स्वामित्व है प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। और अगले महीने से अब आपको ज्यादा सर्विस टैक्स देना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने कल ही सर्विस टैक्स की दरें बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके मुताबिक सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई दरें 1 जून 2015 से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी के बाद आपके बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी धीरज अग्रवाल से। तो धीरज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो अब आम लोगों के लिए महंगी होने वाली है?
देखिए 1 जून 2015 से कमोबेश जितनी सर्विसेज हैं उन पे अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जिस तरीके के प्रोविजन थे फाइनेंस बिल में, उसके बाद 12.36% से बढ़कर अब ये सर्विस टैक्स की एक कंसोलिडेटेड दर है 14% हो गई है। यानी कि जितनी सर्विसेज हैं उनमें 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल जिस तरीके की सर्विसेज खास तौर पर महंगी होगी, जिनका असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाला है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एयर ट्रैवल, हवाई यात्रा। आप जो हवाई टिकट खरीदने जा रहे हैं अब उसके लिए आपको 1 जून से ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, आउटिंग के लिए मूवी टिकट खरीदना चाह रहे हैं या रेस्टोरेंट में बाहर खाने पीने के लिए जाना चाहते हैं, इन सर्विसेज के लिए भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने घर से ऑफिस जाने के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए भी रेडियो टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो भी अब आपको रेडियो टैक्सी के लिए 1 जून से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा आप फोन पर बातें जो करते हैं, वो चाहे अपने फोन पर इंटरनेट की सर्विस यूज करते हैं, घर में आप केबल या डीटीएच सर्विस यूज करते हैं, इन सारी सर्विसेज पर भी अब बढ़ी हुई दर से सर्विस टैक्स की दरें लागू होंगी और ये आपको अब महंगी पड़ेंगी। आपके लिए सैलून, इवन की इंश्योरेंस पॉलिसी और स्टॉक ब्रोकिंग जैसी सर्विसेज भी महंगी पड़ने वाली है। कुल मिलाकर यह कहा जाए आपका घूमना फिरना, खाना पीना, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि मोबाइल का इस्तेमाल सब कुछ महंगा होने वाला है 1 जून 2015 से। चलिए शुक्रिया धीरज सारे डिटेल्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये ध्यान में रखना होगा विपिन के कौन सी आप सेवा ले रहे हैं, उसमें कितना टैक्स है और उस तरह से आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। जी, और मेरे हिसाब से तो बहुत कम सेवाएं होंगी जिसपे सर्विस टैक्स नहीं लगता है, तो शायद आप ध्यान रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर सुविधा जो आप यूज करते हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स है, तो आपकी जेब से ज्यादा जाना तय है। चलिए इसी खबर के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे हिंदुस्तान की सियासत में अब छिड़ेगी पीसी वॉर। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार प्रचार योजना में लगी है, लेकिन उनके प्रचार पर जवाबी हमला भी तैयार है। तो क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस युद्ध, इस पर देखिए ये खास डिबेट तमन्ना के साथ। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। शरद प्रधान जी, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जंग को आप कैसे देखते हैं? क्या जितना भी मैसेजिंग करना चाह रही है सरकार, उसको डाइल्यूट करने में कांग्रेस सफल रहेगी? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो है ये जरूरत इसकी तभी पड़ती है जब एक्चुअल ग्राउंड पे काम में कमी हो, वरना जो चीज विजिबल हो उसको बार बार दोहराने की, 100 बार दोहराने की या 200 बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों में ही कमियां हैं। और जिस तरह से बीजेपी का हाइप हुआ है और उन्होंने जो हाइप हुआ था और जो लगता है कॉमन परसेप्शन ये है कि ग्राउंड पे एक्टिविटी ज्यादा है, एक्शन कम है, यानी कि बात ज्यादा है, रियल ग्राउंड पे कॉन्क्रीट एक्शन कम है। तो उसको बताने के लिए अब इन्होंने ये जरिया ढूंढा। तो कांग्रेस ने उसके रिएक्शन में सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, चलो इसी के जरिए से हम अपना जो है रिवाइवल कर ले। जैसे कि अभी 3 रोज राहुल गांधी अमेठी में रहे हैं, पता नहीं कितनी उन्होंने मीडिया से 3 दिन वही बात रिपीट करते गए, वही बात रिपीट करते गए। तो ये टिपिकल ये तभी होता है, टिपिकली तभी होता है जब आदमी एक्चुअल ग्राउंड पे काम नहीं करता है और बताना चाहता है लिप सर्विस के जरिए से कि देखिए हमने जो है आसमान सित में लगा लिया। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सरकार का पहले दिन से कहना था कि हम अपने लिए कोई 100 दिन का टाइमलाइन नहीं सेट कर रहे हैं, कोई 1 साल का टाइमलाइन नहीं सेट कर रहे हैं। क्या जरूरत है कि आपका हर मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अपनी उपलब्धियां बताएगा? क्या एक तरह से अपने लिए ही आपने ट्रैप सेट नहीं किया? देखिए, एक सहज और स्वाभाविक सी बात है कि जब सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, आप सब लोग मीडिया वाले लोग भी इस विषय के ऊपर अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी और समीक्षाएं करेंगे। तो उन समीक्षाओं में दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सरकार को तो बिल्कुल रखना चाहिए, तो सरकार ने अपनी तरफ से सारे पक्ष रखने का प्रयास किया है। जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा, मैं शरद जी की बात से थोड़ा सा मतभेद रखूंगा, ये कहते हुए कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए कुछ ऐसे आंकड़े हैं और कुछ ऐसे यथार्थ हैं जिनमें बहस की गुंजाइश नहीं है।
जैसे थोक मूल्य सूचकांक हो या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों पे महंगाई की दर में 2% से कमी आई है। विकास की दर में वृद्धि हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ स्वच्छता अभियान लिया गया है, जो शायद आजादी के आंदोलन के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने कभी कोई सामाजिक सरोकार का आंदोलन नहीं लिया था। किसानों के हित में WTO में खड़ा होना हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को मान्यता दिलाना। नहीं त्रिवेदी जी, ये सारी चीजें आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरह से कांग्रेस को रिवाइवल का ऑक्सीजन आप लोग ही दे रहे हैं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, प्रॉब्लम ये है कि उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि वो सब जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन इसमें आप अपने आप को ही क्रिटिसिज्म के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, क्योंकि फिर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि आप लोग ने 10 साल में क्या किया। देखिए, ये सवाल तो हमसे भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 साल से पूछ रहे हैं। जब इनके पास किसी बात का जवाब नहीं होता, जब इनसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं पलट करके, आपने क्या किया था। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम तो बाहर हो गए। आपको तो करके दिखाना चाहिए ताकि आप मान रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। आप क्यों अपने बाहर जाने का रास्ता क्यों तलाश कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए वो अलग बात है, मैं एक अलग बात है। अगर आप उस पर बहस करना चाहें तो उस पर भी अलग से बात कर सकते हैं। आज इनके 1 साल पूरा करने की बात है। बड़ा मशहूर एक शेर था जो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि खबर थी गर्म अच्छे दिनों के आने की, खबर थी गर्म अच्छे दिनों के आने की, खबर वो खबर थी, खबर के सिवा वो कुछ भी नहीं। आम आदमी से जाकर के बात कीजिए। मैं अभी सुधांशु भाई आंकड़े दे रहे थे। आंकड़ों का जादू बड़ा अच्छा होता है, और आंकड़े पेश करके सरकार ये बताना चाहती है उन लोगों को जो ये नहीं जानते कि महंगाई की दर क्या होती है। और बड़े बड़े शब्द अभी इस्तेमाल किए उन्होंने आंकड़े देते हुए, इतना हो गया, WTO चले गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जमीन पर जाकर किसी आदमी से पूछिए उसके कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, आपको जवाब मिलेगा नहीं। महंगाई में कमी हुई है, जवाब मिलेगा नहीं। क्या रोजगार मिल रहे हैं, जवाब मिलेगा नहीं। आपकी सरकार के आने के बाद उपलब्धि क्या है, ये आंकड़ों से मत बताइए, जमीन पर चलकर। अभी चांदनी चौक के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था जी। व्यापारी जो सबसे बड़ा वोटर है किसका, भारतीय जनता पार्टी का, वो आज बुरी तरह से परेशान है। ग्राहक नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं, मनी जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रही है, आम लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है जी। सब्जी महंगी है, दालें महंगी है, हर चीज महंगी है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो सारा जो कंटेंट है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो अभी से ही यहाँ इस चर्चा में तो कम से कम आप लोग हमारे पास तो इतना कंटेंट है कि हम उस पर 10 दिन तक बोल सकते हैं। आज में तो सिर्फ 4-5 दिन ही मिल रहे हैं, हम तो 10 दिन तक बोल सकते हैं। नहीं, सरकार के पास कितना कंटेंट है वो जब सामने आएगा तो हम बताएंगे। आपने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको भी इसके लिए नेगेटिव वो लोग हमारे से भी सवाल पूछेंगे, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक सवाल है कांग्रेस के रिवाइवल की, आपने कहा कि इस बहाने कांग्रेस अपना रिवाइवल करेगी, नहीं। हम एक अपोजिशन का, एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। सरकार अगर अच्छा काम करती है, अगर कहीं किया है तो उसकी तारीफ भी की गई है, लेकिन कोई गलत काम करेंगे तो उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफें भी सुनने को मिलेगी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफें भी सुनने को मिलेगी, इसका मतलब है जब कुछ आंकड़े ये देंगे और हमको लगेगा कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो हो सकता है तारीफ भी सुन ले। सुधांशु त्रिवेदी जी, नहीं है कि 1 साल में कोई तारीफ लायक काम किया है। शरद प्रधान के पास भी मैं आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, वो बैकफायर कर सकती है, क्योंकि जो मैसेजिंग आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, उस पूरे नैरेटिव को कांग्रेस हाईजैक करने की कोशिश करेगी और कुछ स्तर तक शायद वो कामयाब भी हो, तो आप बच जाएंगे जवाब का विरोध करते हुए, विरोध का जवाब देते हुए, और जो एक्चुअल मैसेज आप देना चाहते हैं वो शायद कहीं खो जाएगी। क्यों ना अपने काम को दिखने दीजिए। जब आपका मेन मैसेज है कि समय लगेगा, 1 साल में सब चीजें नहीं हो सकती, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एम्पलीफाई करने की क्या जरूरत थी? देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है। ये बताइए क्रिया कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया कांग्रेस कर रही है। अभी मीम अफजल साहब ने बहुत शिद्दत के साथ डिस्कशन करके आंकड़ों को नकार दिया। चलिए, आप आंकड़ों के ऊपर बहस छोड़ दीजिए। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में टेलीविजन सीरियल के हफ्ते और महीने के एपिसोड की तरह हर हफ्ते या हर महीने में एक नया स्कैंडल आता था। हम पूरी संतुष्टि
और सम्मान के साथ कह सकते हैं 1 साल गुजरे, भ्रष्टाचार का एक भी विषय नहीं, इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे यथार्थ हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए। आप भी अपनी बात कहिए, बात 10 साल की नहीं होगी, 61 साल की हुकूमत और 61 हफ्ते से कम की हुकूमत, अंतर जनता के सामने दिखेगा। तो कौन किसके ट्रैप में आता है यह विषय नहीं है, हम सीधे काम कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जो लोग इस ढंग की तुलना करेंगे ट्रैप में तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। जी जी शरद जिसमें मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। जी जी शरद प्रधान जी, आप कहिए, लेकिन बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन शरद प्रधान जी, ये मुझे आयरॉनिकल इसमें ये लग रहा है कि दोनों पार्टी अलग अलग समय पर मीडिया को खूब सुना चुके हैं कि इनकी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं होती है, डिपेंड्स क्या सिचुएशन है उस पर निर्भर करता है, लेकिन इस मौके पर मीडिया स्पेस के लिए लड़ाई हो रही है, इवेंचुअली यही फाइट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और लेकिन अब सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि इस देश में ये एक प्रैक्टिस बन गई है दोनों कांग्रेस और बीजेपी की, जब वो पावर में थे कांग्रेस वाले, वो भी हूबहू आज जो मीर अफजल साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे कि थोड़े दिन पहले बीजेपी कहा करती थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के लिए। और सुधांशु जी जो कह रहे हैं, एक्सेप्ट उनकी ये बात से मैं एग्री करता हूं कि करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल बहुत कम हो गया है, जो सुनने में आता है कि स्कैम्स नहीं हुए हैं पिछले 1 साल में, लेकिन बहुत कमियां हैं तो। लेकिन ये जो पॉइंट है कि जो पावर में होता है, जब वो पावर में रहता है तो वो अपनी जो है इतनी गाथा गाता है, और जब पावर के बाहर चला जाता है तो उसको लगता है दूसरे को नकारे वो सिर्फ, और जो पावर के में होता है वो फिर वही हरकतें करने लगता है, वही अपनी जो कमियां हैं वो प्रेजेंट करने की ऐसे कोशिश करता है जैसे उसने पता नहीं क्या आकाश में तीर मार दिया। नहीं तो ये जो कि ट्रूथ नहीं है। उनकी इससे जाहिर होता है कि दोनों जो है जिनके लिए देश का इंटरेस्ट या देश की जनता का इंटरेस्ट सेकेंडरी है, अपनी पॉलिटिकल एंटिटी किस तरह अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ा सके, झूठ गलत बात बोल करके वो दोनों यही करते नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीक्षा इस्तेमाल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बहुत ही नजदीकी से होगी। सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट वर्ड टू यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दोनों दलों में एक एटीट्यूड में अंतर है। हम पे यह आरोप लगाने का प्रयास होगा कि आपने जो कहा था उतना आप नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है कि देश का नेतृत्व चला गया, राहुल गांधी जी के ऊपर कांग्रेस के नेतृत्व में प्रश्न उठ रहा है अंदर, तो ये कवायद पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की सक्रियता अधिक है। इसमें देश और जनता से जुड़ाव का मुद्दा मुझे कम नजर आ रहा है। ओके, चलिए ये, लेकिन एक बात कहना जरूरी होगा कि इन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्धियां होंगी, और ये सही बात है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड चीज है। शायद ये सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये एक नॉर्म होना चाहिए, ना कि एक्सेप्शन। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जंग पर हम सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। दिल्ली में फिर चरम पर पहुंचा केजरीवाल का बवाल, पूरा डिटेल इस ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के ग्रोथ एजेंडे में रेलवे को एक अहम भूमिका दी गई है। रेल मंत्रालय अपने सिस्टम और कामकाज के तरीके सुधारने में फुल स्पीड पर काम कर रहा है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर हमारे साथ अब हैं रेल बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल। मित्तल साहब, स्वागत है आपका। रेलवे ने पिछले 1 साल में कामकाज दुरुस्त करने के लिए काफी काम किया है। अब रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने नेटवर्क को डिकंजेस्ट करें। डिकंजेस्ट करने के लिए हमें नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हम अभी तक करीब 2000 किलोमीटर की नई लाइन, गेज कन्वर्जन या डबलिंग से व्यवस्था करते थे, जिसको हम अगले 5 साल में 4000 किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक करने की कोशिश करेंगे। इसमें अधिकतर काम डबलिंग में होगा, जिससे हम अपने कंजेस्टेड रूट को डिकंजेस्ट करके अधिक ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। आज की डेट में हम लोग एवरेज 23 मिलियन पैसेंजर्स पर डे कैरी करते हैं, जो हम 30 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करना चाहते हैं। आज की डेट में हम
करीब 1.1 बिलियन टन ट्रैफिक पर ईयर कैरी करते हैं, जो अगले 5 साल में हम 1.5 बिलियन टन ट्रैफिक कैरी करेंगे। मित्तल साहब, कई प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पर भी चल रहे हैं, तो आखिर ये कब तक पायलट ही बने रहेंगे? जो हमने मोबाइल पर अनरिजर्व टिकटिंग की सुविधा पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की है, वो सबसे पहले चेन्नई सेक्शन में एगमोर स्टेशन से तांबरम स्टेशन के बीच है। अब इस महीने में हम इसे पूरे चेन्नई के सबअर्बन सेक्शन में लागू करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के सबअर्बन स्टेशन पे लागू करेंगे। हम शुरू में ये सुविधा सबअर्बन सेक्शन में, बड़े शहरों के सबअर्बन सेक्शन में दे रहे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और मोबाइल कैरी करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद ग्रेजुअली ये सुविधा बाकी जगह भी एक्सटेंड की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। और देश का सबसे बड़ा बैंक और दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी ने हाथ मिलाया है। स्टेट बैंक ने आज अमेजॉन के साथ एक MOU साइन किया है। दोनों मिलकर अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे ग्राहक और सामान बेच रही कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। हालांकि कोई प्रोडक्ट या सर्विस आज दोनों ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित बनाने के लिए प्रोडक्ट्स या फिर खास छोटे बिजनेस के लिए दोनों मिलकर लॉन्च कर सकते हैं कई प्रोडक्ट्स। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही जंग चरम पर पहुंच गई है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखकर जानकारी दी है कि तबादले और पोस्टिंग के अधिकार एलजी के पास ही हैं, इसलिए पिछले 4 दिनों में राज्य सरकार के किए गए सभी तबादलों और तैनातियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा है। इसमें केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है। और एंट्री लेवल कार सेगमेंट में कंपटीशन गहराता जा रहा है। मारुति की ऑल्टो 800, ह्युंडई की ईओन और टाटा की नैनो से मुकाबले के लिए रेनो ने आज अपनी ग्लोबल एंट्री लेवल कार क्विड से पर्दा उठाया। इस कार की कीमत 3 से 4 लाख रुपए के बीच है। इससे पहले रेनो की सबसे सस्ती कार पल्स थी, जिसकी कीमत 5 लाख से शुरू होती है। रेनो की क्विड अगले त्योहारी सीजन तक भारतीय बाजार में उतरेगी। एसयूवी शेप की इस कार में 800 सीसी का इंजन लगा हुआ है। ये कार रेनो निसान की CMF A प्लेटफॉर्म पर आधारित है। रेनो निसान के चेयरमैन कार्लोस घोन का कहना है कि ये कार भारत में रेनो के लिए गेम चेंजर होगी। दो साल के बाद टर्मिनेटर हरभजन सिंह की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। भज्जी को बांग्लादेश के खिलाफ जून में होने वाले टेस्ट मैच के लिए शामिल किया गया है। उन्हें टीम में रविंद्र जडेजा की जगह लिया गया है। मुंबई में BCCI सिलेक्शन कमेटी की बैठक में बांग्लादेश दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान किया गया। टीम बांग्लादेश दौरे में 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। टीम के वनडे मैच के कैप्टन धोनी ही रहेंगे। हालांकि टेस्ट टीम की कप्तानी कमान विराट कोहली को सौंपी गई है। और आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।